हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मनिया बाय दिव्या गुप्ता। मैं सुभाष गुप्ता, सहायक अध्यापक, प्राइमरी स्कूल एमिलिया, ब्लॉक तारुण, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या, आप सबके बीच में आधारशिला भाग 1 के फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता से संबंधित टॉपिक के कुछ प्रश्न लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले भी मैंने ध्यानाकर्षण के 2 वीडियो बना चुका हूं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आधारशिला भाग 1 के फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता के टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता आधारशिला के किस भाग से ली गई है? उत्तर है भाग 1। प्रश्न नंबर 2 है, फाउंडेशन लर्निंग के लिए क्या मॉड्यूल है? फाउंडेशन लर्निंग के मॉड्यूल हैं आधारशिला। प्रश्न नंबर 3, आधारशिला मॉड्यूल के कितने भाग हैं? उत्तर है आधारशिला मॉड्यूल के 6 भाग हैं। प्रश्न नंबर 4 है, प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के मौके मिलने चाहिए? उत्तर, प्रारंभिक कक्षाएं जैसा कि हम लोग जानते हैं बड़ी ही सेंसिबल पीरियड होता है किसी भी बच्चे के लिए। तो ऐसे कक्षाओं के बच्चों को निश्चित तौर पर सुनने, बोलने, कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, रचनात्मक क्रियाकलापों तथा अपनी बात को अपनी भाषा में कहने का मौका मिलना चाहिए। अगर हम बच्चों को कुछ बोलने का, उनको किसी भी टॉपिक पर अपने विचार प्रदर्शित करने का, स्वतंत्र रूप से खेलने का, उनकी गतिविधियों को नोटिस करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका बहुत ही अच्छा विकास होगा। प्रश्न नंबर 5 है, आधारशिला शिक्षा मॉड्यूल विशेष रूप से किस कक्षा के छात्रों के लिए तैयार की गई है? आधारशिला जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी भी फाउंडेशन के लिए आधारशिला से ही शुरुआत करते हैं और शिक्षा की आधारशिला कहाँ से शुरू होती है? कक्षा 1 और 2। तो आधारशिला शिक्षा मॉड्यूल किस कक्षा के लिए बनाया गया है? कक्षा 1 और कक्षा 2। प्रश्न नंबर 6 है, मिशन प्रेरणा के मॉड्यूल अंग क्या है? मिशन प्रेरणा के मॉड्यूल अंग 3 हैं। नंबर 1 आधारशिला, नंबर 2 ध्यानाकर्षण, नंबर 3 शिक्षण संग्रह। प्रश्न नंबर 7 है, आधारशिला मॉड्यूल में प्रारंभिक स्तर पर किन विषयों की बेहतर जानकारी एवं गतिविधि का समावेश किया गया है? उत्तर है भाषा एवं गणित। प्रश्न नंबर 8 है, बच्चे ठीक प्रकार से बोल सकें, इसके लिए मूल आधार क्या है? उत्तर है बच्चे अच्छी तरह से सुने। निश्चित तौर पर बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से बोलना सिखाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इतना स्पष्ट तरीके से बोलें कि बच्चे अच्छी तरीके से सुने। प्रश्न नंबर 9, लर्निंग आउटकम का क्या आशय है? उत्तर, लर्निंग आउटकम का आशय है विद्यार्थी के अधिगम परिणाम सीखने के प्रतिफल तथा उनकी अपेक्षित दक्षताओं से है। अर्थात सीखने के पश्चात बच्चे में क्या बदलाव देखने को मिलता है, यही लर्निंग आउटकम है। प्रश्न नंबर 10, बच्चों के अंदर गणितीय दक्षताएं विकसित हो रही हैं, यह हम किस रूप में देखते हैं? उत्तर, संख्या पूर्व अवधारणाएं, संख्या बोध, गणितीय संक्रियाएं, मापन, ज्यामितीय आकृतियों की समझ एवं अपने आसपास की चीज़ों को गणित के नज़रिए से देखते हैं, या अगर वो देखना जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, उनको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों में गणितीय दक्षताएं विकसित हो रही हैं। प्रश्न नंबर 11 है, ELPS के सिद्धांत का क्या आशय है? इसका आशय है सीखने को आसान बनाना। प्रश्न नंबर 12,
आधारशिला में लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां बताई गई हैं? उत्तर 3। आधारशिला में लर्निंग आउटकम की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। प्रश्न नंबर 13 है, मूलभूत भाषाई एवं गणितीय दक्षता के विकास को हम किस रूप में समझ सकते हैं? उत्तर, क्या प्रभाव पड़ेगा, किन क्षेत्रों में पड़ेगा और कैसा पड़ेगा, या फिर किस प्रकार दिखेगा, उसका प्रभाव किस प्रकार पड़ेगा, इन सबको हम गणितीय दक्षता के विकास के अंतर्गत समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, फाउंडेशन लर्निंग में आधारशिला हस्तपुस्तिका का उपयोग कैसे करेंगे? उत्तर है, मुझे क्या करना है, यही क्यों करना है, इसे मैं अपनी परिस्थितियों में कैसे अच्छी तरह करूं, आदि। प्रश्न नंबर 15 है, शैक्षिक सुधार के लिए प्रयासरत शिक्षक के मन में कितने सवाल जूझते रहते हैं? उत्तर है, 5 सवाल जूझते रहते हैं। प्रश्न नंबर 16 वहाँ है, गतिविधि के प्रमुख चरण कौन से हैं? ERAC। अगला प्रश्न है, ERAC का पूर्ण रूप क्या है? E फॉर एक्सपीरियंस, R फॉर रिफ्लेक्शन, A फॉर एप्लीकेशन और C फॉर कंसोलिडेशन। नंबर 18, ERAC गतिविधि के चरण हैं, इनका पूरा नाम क्या है? E फॉर एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव, R फॉर रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, A फॉर एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग और C फॉर कंसोलिडेशन यानी कि निष्कर्ष। प्रश्न नंबर 19 है, ERAC सिद्धांत में E क्या है? ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सिर्फ E का फुल फॉर्म पूछा जाए तो E फॉर एक्सपीरियंस। अगला प्रश्न है, ERAC में सिद्धांत में R क्या है? R फॉर रिफ्लेक्शन। प्रश्न नंबर 21, ERAC सिद्धांत में C क्या है? उत्तर है कंसोलिडेशन। प्रश्न नंबर 22 है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर कितने दिवसीय है? उत्तर है 50 दिवसीय। प्रश्न नंबर 23, फाउंडेशन लर्निंग शिविर सत्र के किस माह के बीच में लगाया जाना चाहिए? उत्तर है सत्र के प्रारंभ में, माह अप्रैल से जुलाई के मध्य। प्रश्न नंबर 24वां है, आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह सभी शिक्षक हस्तपुस्तिकाएं कैसी हैं? उत्तर है परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। ये सभी पुस्तकें एक दूसरे के पूरक ही हैं, अलग नहीं हैं। हमें एक दूसरे इन पुस्तकों को अलग समझकर अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि एक पुस्तक का ज्ञान दूसरे पुस्तक के ज्ञान में सहायक सिद्ध होता है। प्रश्न नंबर 25, कक्षा में शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया किस पर केंद्रित है? उत्तर है प्रक्रियाओं पर। प्रश्न नंबर 26, ध्यानाकर्षण में किस सिद्धांत का उल्लेख है? उत्तर है शिक्षण अधिगम चक्र का, टीचिंग लर्निंग साइकिल का। प्रश्न नंबर 27 है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत क्या है? उत्तर है I इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिस, असेसमेंट। इंट्रोडक्शन मीन्स रोचक प्रस्तावना, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास और असेसमेंट मीन्स आकलन। प्रश्न नंबर 28, कक्षा शिक्षण के दौरान कितनी प्रक्रियाएं शिक्षक और विद्यार्थी को क्रियाशील रखने की आवश्यकता पर बल देती हैं? उत्तर है 2। प्रश्न नंबर 29, शैक्षिक सुधार मुहिम में हमारे साथ और कौन है? उत्तर है अकादमिक रिसोर्स पर्सन, ARP। प्रश्न नंबर 30, ARP का पूर्ण रूप क्या है? अकादमिक रिसोर्स पर्सन। तो मित्रों, इस प्रकार आधारशिला भाग 1 के फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता से संबंधित ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। और इसके बाद मैं आधारशिला भाग 1 के ही अगले टॉपिक आधारशिला पुस्तिका का उपयोग कैसे करें के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर एक नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।